हेलो स्टूडेंट। अब हम चैप्टर फर्स्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ डेली लाइफ एग्जांपल पढ़ेंगे जिससे समझ में आएगा कि केमिकल रिएक्शन होते कैसे हैं। पहला एग्जांपल हम समझेंगे कि जैसे अगर हम ओपनली गर्मी में छोड़ दें कुछ समय के लिए, तो वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। हमने देखा होगा, अगर मिल्क को अगर हम गर्मी के मौसम समर में अगर उसको रख दो तो वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। मिल्क को अगर एक्सपोज करो इन समर, क्यों होता है, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, कोई आयरन का कोई भी मटेरियल का कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आयरन तवा आपने देखा होगा, आयरन तवा, या फिर आपकी कढ़ाई हुई, या फिर आपका कोई पैन लोहे का। ये सब चीज़ों को अगर हम नमी में रख दें, ह्यूमिडिटी मतलब कि नमी वाली जगह पर रख दें, तो कुछ समय बाद क्या होता है, वहाँ पर क्या होती है, जंग लग जाती है, उसके ऊपर कोरोजन हो जाता है। सो ये रस्टिंग आ जाती है इस पर। तो इसका रीज़न क्या है कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसके बीच में जो आपका आयरन का मटेरियल है और वो नमी यानी कि H2O के बीच में क्या होता है, एक रिएक्शन होता है जो क्या बाद में क्या बनाते हैं, रस्टिंग बनाती है। दूसरा तीसरा कोई एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा ग्रेप्स से वैसे वाइन बनती है, दारू बनती है। ग्रेप्स क्या होते हैं, कुछ समय बाद फर्मेंटेड हो जाते हैं। एक केमिकल रिएक्शन होता है फर्मेंटेशन का, तो ग्रेप्स क्या होते हैं, फर्मेंटेड हो जाते हैं। ग्रेप्स आर फर्मेंटेड। फर्मेंटेड को हिंदी में बोलते हैं किण्वन। फर्मेंटेड, किण्वन, ठीक है। 1 सेकेंड, थोड़ा मुझे काम है। चौथा एग्जांपल देखेंगे कि अगर जब हम खाना पकाते हैं, फूड को कुक करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, आपका एक केमिकल रिएक्शन होता है। जब फूड को कुक किया जाता है, खाने को पकाया जाता है, वहाँ पर भी आपका क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। इसमें भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक क्रिया यहाँ पर हो गई। अगर हम बात करें, जब हम खाना को डाइजेस्ट करते हैं, खाना को जब खाते हैं, तो जब फूड डाइजेस्ट होता है, वहाँ पर भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जब फूड अंदर बॉडी जाता है, तो वहाँ पर भी कोई ना कोई बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। फूड जब डाइजेस्टेड होता है, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन होता है, तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी क्या हो रहा है, रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन को हिंदी में बोलते हैं श्वसन। तो ऐसे बहुत सारे, इनके अलावा बहुत सारे कुछ केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं जो डेली लाइफ हम लोग देखते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं। मिल्क को छोड़ दो, एक्सपोज करो तो वो ख़राब हो जाएगा। आयरन वगैरह को छोड़ दो तो वहाँ पर जंग लग जाएगी, रस्टिंग हो जाएगी। ग्रेप्स को फर्मेंटेड किया जा सकता है, किण्वन हो सकता है। फूड को कुक करोगे तो वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फूड को डाइजेस्ट करो, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। आगे हम और पढ़ेंगे डिटेल में, तो समझेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट अभी हम और देख रहे हैं बहुत चीज़ों को। सो अब हम देखेंगे इसमें, अब हम कुछ एक्टिविटी को देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। पहली एक्टिविटी है कि एक बर्नर को लिया और मैंने यहाँ पर एक मैग्नीशियम की रिबन ली, यानी कि मैग्नीशियम की थोड़ी पतली सी फॉइल टाइप की। उसको जब हम गर्म यानी कि उसको जला रहे हैं, तो यहाँ पर उसका नीचे क्या कर रहा है, वाइट पाउडर गिर रहा, ये वॉच ग्लास में इकट्ठा हो रहा है। ये जो वाइट पाउडर है ना, वो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि आपकी जो मैग्नीशियम रिबन थी वो कन्वर्ट हो गई मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ऐसी एक दूसरी एक्टिविटी है, उसको हम समझेंगे। यहाँ पर एक कॉनिकल फ्लास्क लिया हुआ है। कॉनिकल फ्लास्क में यहाँ पर डाइल्यूटेड H2SO4 यानी कि तनु हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल, हाँ। और दूसरी एक्टिविटी ये है कि इसमें एक कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें H2SO4 भरा हुआ है, डाइल्यूटेड H2SO4 भरा हुआ है, और इसमें एक कॉर्क लगी हुई है। यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब जा रही है। इसमें जिंक की ग्रेन्यूल्स यानी कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों को इस H2SO4 में जब डाला गया, तो क्या हुआ, जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करके H2 गैस को क्या कर रहा है, एक्सपोज यानी कि निकाल रहा है, एवेल्युएट कर रहा है।
एवोल्यूशन ऑफ H2 गैस यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर H2 गैस आपकी बाहर निकल रही है। तो ये दोनों कंडीशन है, ये दोनों एक्टिविटी से समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन होते कैसे हैं, रियल में कैसे होते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन कन्वर्ट होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और यहाँ पर जिंक रिएक्ट करके H2SO4 के साथ क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी आपकी। सो नेक्स्ट अभी हम और पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे। थैंक यू। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ ऑब्जर्वेशन जरूर आपको देखने को मिलेंगे, उनमें हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ। सो पहला हम देखेंगे सब फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर टेक प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कुछ ऑब्जर्वेशन जरूर आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। क्या हो सकता है कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पर चेंज इन स्टेट, यानी कि आपकी अवस्था चेंज हो जाएगी, चेंज इन स्टेट, यानी कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पर आपका किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज भी हो सकती है। स्टेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, अवस्था। कैसे, एग्जाम्पल की तरफ से, मतलब की अवस्था कैसी होती है, ठोस द्रव गैस यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें पहले रिएक्शन होने से पहले सॉलिड था, जब रिएक्शन हुआ तो लिक्विड बन गया है, तो ऐसे स्टेट आपकी चेंज हो सकती है आपकी, ठीक है, अगर वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो। दूसरा आपका हो सकता है चेंज इन कलर। अगर केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो वहाँ पर आपके जो भी सब्सटेंस है उसका कलर में भी चेंज हो जाएगा, यानी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो चांसेस है वहाँ पर कलर भी चेंज हो सकता है, चेंज इन कलर। चेंज इन टेम्परेचर, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा तो आपका यानी कि रिएक्शन से बाद उसके टेम्परेचर में परिवर्तन यानी चेंज जरूर आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, हो सकता है वहाँ पर रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर बढ़ जाए, या फिर रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर कम हो सकता है। सो अगर रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर में भी कंडीशन है। और भी इसके अलावा क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हो सकता है कि वहाँ पर रिएक्शन के बाद कोई गैस आपकी एक्सपोज हो जाएंगी, एवोल्यूट करे। जैसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, CO2 गैस निकल रही है, तो रिएक्शन के बाद कोई ना कोई गैस जरूर निकलेगी। मे बी अगर ऐसे अगर गैस निकल रही है तो हो सकता है वहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एक और चीज़ है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो चांसेस है कि वहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो, यानी कि प्रेसिपिटेशन का मतलब कि अवक्षेप पड़े, यानी कि रिएक्शन होने के बाद कुछ उसके बॉटम में कुछ मटेरियल रिमेन्स रह जाए, कि बचा रहे। जैसे मान लीजिए आपका रिएक्शन हुआ और यहाँ पर बॉटम में कुछ बच गया, तो ये जो बचा आपको दिखाई दे सब्सटेंस, ये क्या होता है, प्रेसिपिटेटेड सब्सटेंस होता है, यानी प्रेसिपिटेशन वहाँ पे हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो ये ऑब्जर्वेशन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, जैसे कि चेंज इन स्टेट, यानी सॉलिड से लिक्विड हो गया, चेंज इन कलर, या येलो था ब्लू हो गया, मे भी कुछ भी हो सकता है, और चेंज इन स्टेट टेम्परेचर चेंज हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस निकल सकती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। दीज आर द ऑब्जर्वेशन वर मेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे और मन से पढ़ाई करो, मन से। जब भी पढ़ना हो चीज़ों को समझो, ऑब्जर्व करो, क्योंकि चीज़ें रटने से काम नहीं बनता। हमेशा याद रखो, जब भी चीज़ों को अगर लाइफ में यूज करना है उसको समझो और उसको अप्लाई करना सीखो। वो ज़माना चला गया कि अब पढ़ के रट के पास हो गए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, और चीज़ों को अगर समझ के पढ़ोगे तो लाइफ में काम आती हैं, हमेशा रट जाती, दिमाग में फिट हो जाती हैं। और सिर्फ रट्टा मार के पढ़ोगे तो चीज़ों को कुछ समय तक रख पाओगे, फिर भूल जाओगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे तो आपका इक्वेशन। सो अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या हिंदी होती है, रासायनिक
समीकरण। क्या होती है इसकी हिंदी? रासायनिक समीकरण। जो हिंदी वाले स्टूडेंट है यूपी बोर्ड के, वो टेंशन ना लें। ये सब समझाने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ हिंदी में मिलेगी। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करके उस पीडीएफ से आप अपने नोट्स बनाइए और आप उसको पढ़िए ध्यान से। चीज़ों को मैं यहाँ पे डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और फिर जब उसको लिख लोगे नोट्स पे उस पीडीएफ के द्वारा, तो आपके वो रट जाएगी। ठीक है। सो नेक्स्ट अब केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, तो समझो। केमिकल इक्वेशन इज द मेथड। क्या है ये? तरीका है, मेथड है। इट इज द मेथड टू इट इज द मेथड इट इज द मेथड टू शो द केमिकल रिएक्शन in the form of symbol and formula of substance। क्या? ये एक ऐसा मेथड है, केमिकल इक्वेशन समीकरण एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम उनको सिंबल यानी कि संकेत और सूत्र के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि सिंबल यानी संकेत हो गया, फॉर्मूला यानी सूत्र हो गया। यानी कि इट इज़ अ मेथड टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ए सिंबल एंड फॉर्मूला। एग्जाम्पल देखते हैं। यानी कि एग्जाम्पल में देख लिया, जिंक रिएक्ट करा डाइल्यूट H2SO4, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड लिख लेते हैं। चलो, सल्फ्यूरिक एसिड जब इसे रिएक्ट करा तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट बनाया, प्लस बनाएगा हाइड्रोजन गैस। देखो, यहां पर जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना दिया और हाइड्रोजन गैस क्या प्रोड्यूस कर रहा है। यहां पर आपको केमिकल इक्वेशन आपने पढ़ा, क्या था समझ में आया? ये वर्ड फॉर्म में केमिकल इक्वेशन है। अब इसको हम सिंबल फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, इसमें हम देखो, जिंक का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है? Zn। ठीक है। H2SO4 पता है आपको क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा? ZnSO4 बनाएगा प्लस H2 गैस बनाएगा। तो इतनी बातों को जब हम पूरी यानी कि पूरी इतनी बड़ी रामायण को पढ़ के एक शॉर्ट फॉर्म में जब हम लिखते हैं, वो तो ये क्या है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। समझ में आई बात? क्लियर? सो केमिकल इक्वेशन से हम चीज़ों को शॉर्ट में याद करने का तरीका ही मेथड है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन में अभिकारक क्या होता है, उत्पाद यानी कि रिएक्टेंट क्या होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल को लिख रहे हैं। Zn प्लस H2SO4 रिएक्ट करा ZnSO4 प्लस H2 गैस इवॉल्व करी। जो हमारा लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है सब्सटेंस, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक। और जो राइट साइड में लिखा है उसे बोलते हैं उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट उत्पाद। ठीक है। लेफ्ट साइड में हमारा क्या है? रिएक्टेंट होता है अभिकारक, और राइट साइड में होता है हमारा प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। सो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, रिएक्टेंट की? इन अ केमिकल रिएक्शन विच हैज टू कंबाइन टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। यानी कि जो हमारे लेफ्ट साइड में वो क्या होता है? केमिकल रिएक्टेंट होता है, और जो राइट साइड में हमारा क्या है? प्रोडक्ट होते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग है, अब नेक्स्ट हेडिंग है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और हिंदी में बोलते हैं उसको संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। बैलेंस का मतलब होता है संतुलित
और अनबैलेंस्ड का मतलब होता है असंतुलित, असंतुलित। ठीक है। सो अब इसमें हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड क्या होती है, अनबैलेंस्ड क्या होता है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, इसकी हम डेफिनेशन लिख रहा हूँ। तो बैलेंस्ड इक्वेशन हैज same number of atom present in reactant and product, तो किसी भी रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट ऑफ इनकी नंबर ऑफ एटम सेम है तो वो इक्वेशन कैसा कहलाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। Zn 1 है और हाइड्रोजन की 2 है, S का 1 है, O के 4 है। यानी कि एटम क्या है, जो रिएक्टेंट में एटम है वही नंबर ऑफ एटम क्या है प्रोडक्ट में। तो इस प्रकार का इक्वेशन क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड में क्या हो जाएगा, इन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ एटम आर नॉट सेम in reactant and product। यानी कि केमिकल इक्वेशन में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या है, नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है तो वो कैसा कहलाएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल H2 प्लस O2 एरो H2। अब देखो रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट में देखो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, बराबर तो नहीं, इक्वल तो नहीं। तो ये कैसा कहलाएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आगे हम जो पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं कि इन अनबैलेंस्ड को बैलेंस करना पड़ता है। तो एक पूरा मेथड है वो हम उसके बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग, इसको अच्छे से नोट करो। नेक्स्ट अब हेडिंग पढ़ेंगे, किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव वे में कैसे लिख सकती हैं। यानी मोर इन्फॉर्मेटिव मतलब कि अगर वो केमिकल इक्वेशन लिखा है तो उसमें और भी बहुत सी चीज़ों को हम लिख सकते हैं ताकि वो इक्वेशन और क्लियर हो जाए कि उसमें क्या स्टेट्स हैं, क्या 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 चीज़ें और गिवन है। तो मोर इन्फॉर्मेटिव वे ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसे, अगर वहाँ पर किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो सब्सटेंस यूज हुए यानी कि पदार्थ यूज हुए होंगे उनकी अगर हम स्टेट बता दें कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है जो भी है, तो उससे और क्लियर हो जाए कि आपका केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से हो रहा है ना कि। तो इंडिकेटिंग स्टेट्स। दूसरा इंडिकेटिंग हीट, इंडिकेटिंग कंडीशन, किस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है। अगर हम लोग आगे देखेंगे मोर इन्फॉर्मेटिव वे में केमिकल रिएक्शन को कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। तो पहला हमने बताया था आपको, पहला तरीका होता है कि अगर हम इंडिकेट करें फिजिकल स्टेट। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपका कोई रिएक्शन देख लिया मैंने कि Zn जिंक प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। इस केमिकल रिएक्शन यानी इस रासायनिक क्रिया में आपका जिंक है, अब इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा किस स्टेट में, यानी कि जिंक सॉलिड है कि लिक्विड है, फिर गैस है, या फिर ये आपका H2SO4 सॉलिड लिक्विड गैस है। तो अभी प्रॉपर वे में आपको ये रिएक्शन है ना पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बता पा रहा कि कैसा है।
तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इसमें इस सभी सब्सटेंसेस की यानी कि जो भी चीज़ें हैं उन सब की स्टेट को लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं वो आप समझो। जहाँ पर सॉलिड हो यानी कि ठोस, ठीक है, एस फॉर सॉलिड, ठीक है, तो वहाँ पर ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे करके उसको साथ में एस लिखेंगे। जैसे यहाँ पे जिंक है ना, वो आपका कैसा हुआ, सॉलिड है ना, तो उसको लिख दे देंगे ऐसे करके स्मॉल एस, ठीक है, स्मॉल एस हो गया। ये ठीक से बना दे रहा मैं यहाँ पे दोबारा से। ये जिंक है और ये आपका किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। अब H2SO4, अब दूसरा मान लीजिए अगर लिक्विड है तो उसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे, या लिक्विड है तो एल है। अगर वो आपका एक्वस मीडियम है, मतलब कि इस एक्वस का मतलब होता है कि आप पानी, वाटर भी उसमें एक्वस मीडियम, ठीक है, एक्वस मीडियम है, एक्वस है यानी कि उसमें विद वाटर और पानी भी साथ में आपके, ठीक है। या फिर आपका हो सकता है गैस, जी फॉर गैसेस, तो जहां पर गैसेस होंगी वहां पर जी बना देंगे। तो इस वाले रिएक्शन में आपका जिंक सॉलिड है तो एस बना दिए। H2SO4 होता है एक्वस, क्योंकि उसमें वाटर होता है थोड़ा सा, है ना, तो एक्वस हो गया। ZnS4 ये भी कैसा एक्वस है, ये भी कैसा है एक्वस मीडियम। H2 आपकी गैस है तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग स्मॉल जी, ठीक है, H2 गैस होती है ना। तो अब ये रिएक्शन आपको और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जिंक सॉलिड फॉर्म में है, जो H2SO4 एक्वस होके दोनों रिएक्ट करके जिंक सल्फेट एक्वस बना रहा और H2 गैस बना रहा। इसमें और ज़्यादा जानकारी मिलेगी आपको। इसके बाद आता है दूसरा, और इन्फॉर्मेशन को और रिप्रेजेंट करना है तो हम पढ़ते हैं कि उस रिएक्शन में हीट या इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि आपकी उसमें ऊष्मा आ रही है या फिर जा रही है। इतनी बात क्लियर है। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है भौतिक अवस्थाएं, ठीक है, भौतिक अवस्था, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए आप तब तक। अब नेक्स्ट है आपका इंडिकेटिंग हीट। हीट को इंडिकेट करना, यानी कि अगर किसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है उसको देखेंगे। उसको समझने से पहले हमें ये समझना पहले बहुत ज़रूरी है कि कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, कौन सा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि ऊष्माक्षेपी, हिंदी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो पहले हम समझा रहे। जो जिन रिएक्शनों में अगर आपकी हीट उसमें से निकले, जो भी रिएक्शन हो रहा है केमिकल, अगर उसमें से हीट क्या करे, इवॉल्व करे यानी निकले, तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेफिनेशन क्या है इंग्लिश में, अभी हम इंग्लिश में गए, हिंदी में आपको PDF में मिलेगी, वो आप लोग समझ लेना, ठीक है, बस समझ लो कॉन्सेप्ट को। तो दोज रिएक्शन इन विच, हम रिएक्शन को थोड़ा शॉर्ट में रिएक्शन करके शॉर्ट में लिखता हूँ, इन विच हीट evolve during evolve is called exothermic reaction, ठीक है। क्या मतलब है, जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, इंग्लिश में। Those reaction in which heat are evolved is known as exothermic reaction। एग्जाम्पल भी देखो आप लोग, जैसे कि कार्बन को अगर हम, कार्बन कैसा होता है, सॉलिड होता है, उसको बर्न करें एयर यानी कि गैस O2 के साथ में अगर गर्म करेंगे, यानी इसको बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगी आपकी, ठीक है, और प्लस हीट भी निकलेगी। क्या निकलेगी, हीट। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो समझ लो ये रिएक्शन हुआ आपका, कार्बन आपका ऑक्सीजन के साथ जला और यहाँ पर बनाया CO2 और हीट को प्रोड्यूस करा। तो ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों है, क्योंकि इसमें हीट निकल रही है। आपको कहीं कहीं पे हीट की जगह पर हीट भी लिखा होगा प्लस करके, जो कि प्रोडक्ट में लिखा होगा, याद रखना। जब भी एक्सोथर्मिक है तो इस प्रोडक्ट की तरफ लिखा होगा प्लस हीट, ठीक है, या फिर लिखा होगा प्लस करके हीट एनर्जी,
ठीक है, या फिर लिखा होगा प्लस करके ओनली एनर्जी। तो ये तीनों चीज़ें एक ही बात है, आप समझ लो ध्यान से, ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ है। अगर ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं इसका मतलब क्या है, वहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है, हीट निकल रही है, इसको बोलेंगे हम ऊष्माक्षेपी या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब आती है बात एंडोथर्मिक की, तो ये नोट कर लीजिए आप। तो ऐसे एंडोथर्मिक में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग है, आप समझ लेना बड़ी जल्दी से। ये नोट अगर हो जाए तो आप आगे बढ़ना। तो चीज़ों को देखते रहो, और जहाँ पर भी आपको लगता है कि मुझे डाउट है उसमें आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है या फिर आगे भी प्रॉब्लम आती है। तो कमेंट में मैं मेरा आपका नंबर भी दूँगा अपना, और उस पर अगर कभी भी आपको कोई डाउट्स हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप उस पर कभी भी पूछ सकते हो, किसी भी साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट जो हमारा है उससे पूछ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसमें लिखते हैं एंडोथर्मिक। यहाँ पर हम एक्सो की जगह पर, समय बचाने का लिए कर रहा हूँ ऐसा, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे होता है, हिंदी के लिए बच्चों के लिए है ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या मतलब है, ऐसी अभिक्रिया, ऐसा रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच हीट आर एब्जॉर्ब, मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा आपकी क्या हो रही हो, एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि उसको दी जा रही हो। वही तो क्या निकल रही थी ऊष्मा क्षेपी एक्सोथर्मिक में, अब इसमें क्या है, हीट को देना पड़ रहा है तब रिएक्शन हो रहा है आपका, तो ये कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। तो डेफिनेशन इसकी मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में, दोज रिएक्शन in which heat is absorbed is called endothermic reaction, endothermic reaction। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आप एग्जाम्पल देख लोगे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए, तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए क्या है इसका, है कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को हम हीट देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जब हीट मिलेगी तो यहाँ पर बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कैसा है, सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आपका क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी गई जो कन्वर्ट हुआ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, तो इसमें हीट देनी पड़ रही है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ऊष्माशोषी और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना, यहाँ आपने शायद इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा क्लास 9th में, हाँ क्लास 8 में है, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस 9th में भी है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो वहाँ पर ऊष्मा दी जाती है, तभी तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो वो भी क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे रिएक्शन देखने को मिलेंगे कि ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा शोषी है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। सो वेट करते हैं, हर चीज़ को एक एक लाइन से पढ़ेंगे। तो इतना हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए, बाकायदा इसको PDF बना लेना, PDF नहीं नोट कर लेना पूरा। अब एक छोटी सी चीज़ और रहेगी लास्ट की, क्या चीज़ इंडिकेट करें। अब एक और है, देखो हमने इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट बताया है, इंडिकेटिंग हीट बताया है रिएक्शन में। अगर देखो, अगर रिएक्शन में कुछ कंडीशन ऐसी दी जाती हैं, उन्हीं कंडीशन में वो रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है, यानी कि अगर वो कंडीशन अगर नहीं है तो वो रिएक्शन शायद नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम दिखाना पड़ता है ऐसे रिएक्शन में। तो इंडिकेटिंग कंडीशंस, किन कंडीशंस में क्या हो रहा है, वो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, उन कंडीशन को उस रिएक्शन के ऊपर लिख देते हैं। जैसे जैसे हमने मान लिया 2KClO3, 2KCl पोटेशियम क्लोरेट है ये, 2KClO3 एरो, ये क्या बनाएगा 2KCl प्लस 3O2। यहाँ पर हमको हीट देनी पड़ेगी आपको, नंबर एक बात, ये कंडीशन आपने लिख दी।
दूसरा यहाँ पर जो कैटलिस्ट है यानी कि अभिकर्मक, हिंदी बोलते कैटलिस्ट को अभिकर्मक, जो रिएक्शन में ऊपर या फिर कहीं कहीं यहाँ पे भी लिखा होता है, यहाँ पे भी लिखा होता है, दोनों जगह लिखा आपको मिल सकता है कहीं पे भी। सो उन MnO2 इस कंडीशन होगी तभी आपका ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, नहीं तो रिएक्शन आपका स्लो हो जाएगा, कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। सो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट का यूज करते हैं हम लोग। आगे रिएक्शन में ऐसा देखने को बहुत सारी जगह मिलेगा। तो ये 3 कंडीशन थी। थर्ड कंडीशन है ये, पहला था इंडिकेटिंग हीट, सॉरी पहले इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट, इंडिकेटिंग हीट, इंडिकेटिंग ऑफ कंडीशन। ठीक है, इतना नोट कर लो, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे लोग।